हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम पिछली वाली वीडियो का पार्ट ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया था, जो कि इंडिया में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसा था। उसके बारे में हमने आपको ओवरव्यू दे दिया था और मैंने कहा था नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज वाली इस वीडियो में हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में ही पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि लास्ट वाली वीडियो में कि इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 वीडियो में कवर किया है, तो तीनों वीडियो आपको देखनी होगी लाइन से, ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सी वीडियो में कौन सा टॉपिक क्लियर किया गया और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल जो मैंने लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक आगे क्या है। कल हमने डिस्कस किया था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा है, उसका ओवरव्यू, उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की संरचना कैसी है, यानी कि आज करंट टाइम में अगर हम बात करें कि करंट टाइम में इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा है, तो हम उसमें देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ठीक है। कल मैंने आपको आरबीआई के बारे में बता दिया था। मैंने बताया था कि आरबीआई जो था उसको फॉर्म किया गया 1935 में और 1949 में उसको नेशनलाइज कर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आज का जो सिस्टम है हमारा वो कैसे काम करता है। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास सबसे एपेक्स बैंक कहा जाता है इसको। सबसे ऊपर कौन सा बैंक है आपका? आरबीआई, इसीलिए इसको एपेक्स बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एपेक्स बैंक कहा जाता है। अब एपेक्स बैंक का मतलब ही है हिंदी में, एपेक्स बैंक को कहते हैं शीर्ष बैंक, जो सबसे ऊपर हो। तो शीर्ष बैंक जो है आपका वो आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई यहाँ पर सबसे ऊपर है, इसलिए इसको एपेक्स बैंक, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक कहा जाता है। सबसे पहले आरबीआई आता है, फिर इसके नीचे हम देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक है, फिर हमारे पास है रीजनल बैंक और उसके बाद है हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें आता है पहले नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। प्राइवेट बैंक में आप देखने को पाते हो कि इसमें आते हैं पहले इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक जो है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट बैंक, इंडियन प्राइवेट बैंक वो होंगे जिनकी ऑनरशिप जो है वो इंडियंस के पास है, या इंडिया में वो उनकी हेड ऑफिस है, वो यहीं ऑर्गेनाइज किए गए हैं, यहीं सेटअप किए गए हैं। फॉरेन बैंक्स वो बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर के जो किसी फॉरेन कंट्री से आए हैं, उनकी यहाँ पर ब्रांच ओपन है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में हम देखने को पाते हैं कि इनमें भी 2 पार्ट हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। एक एक करके हम इसको आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम मॉनेटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी इन इंडिया। सुप्रीम मॉनेटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये सबसे बड़ी संस्था है जो मॉनेटरी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करती है और बैंकिंग अथॉरिटी की सबसे एपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर। This bank bears the responsibility to control and regulate the function of the banking system in India. As the Reserve Bank keep the reserve of all commercial bank, और आपको ये भी पता होगा कि जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं इनके जो रिजर्व होते हैं वो हमेशा आरबीआई के पास होते हैं, इसीलिए इसको रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक परफॉर्म ऑल द टिपिकल फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। इट्स मेन फंक्शन टू रेगुलेट द मॉनेटरी, अब यहाँ पर ये कोट अनकोट करने वाली चीज है कि रेगुलेट द मॉनेटरी मैकेनिज्म कंप्राइजिंग ऑफ द करेंसी। फॉर दिस बैंक इज गिवन मोनोपोली ऑफ नोट इशू, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आरबीआई के पास इस चीज की मोनोपोली पावर है कि वो करेंसी इशू करता है। किसी भी देश में जो एपेक्स बैंक है या सेंट्रल बैंक है उसी के पास मॉनेटरी अथॉरिटी होती है और उसी के पास करेंसी इशू करने की भी मॉनेटरी अथॉरिटी की मोनोपोली होती है, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड नंबर पे कॉमर्शियल बैंक पढ़ा था। कॉमर्शियल बैंक बेसिकली कौन से बैंक होते हैं? ये वो बैंक होते हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। पब्लिक से डिपॉजिट का मतलब हमारा और आपका खाता कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में है और ये कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमारा खाता अगर बीओबी में है तो वो बीओबी जो है वो कॉमर्शियल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक बेसिकली डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन टू द कस्टमर्स, और पब्लिक को लोन देने का भी काम करते हैं। दे जनरली प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब छोटे समय के लिए ऋण देते हैं ये टू द बिजनेसमैन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स आर द मेन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। यानी कि इनका मेन फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना
आपके लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। बेसिकली जो आप डिपॉजिट करते हो पैसा, जो आप अपने खाते में पैसा जमा करते हो, उस पर ये नॉर्मली देखा जाता है कि 3% या 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये उस पर इंटरेस्ट देते हैं, और जब आप इनसे लोन लेते हो तो ये इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक की मीनिंग पता चल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने सेकंड कैटेगरी आरबीआई के नीचे देखी थी रीजनल बैंक। रीजनल बैंक बेसिकली इनको आरआरबीज कहा जाता है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आप में से कई लोग अगर रूरल बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों के गांव में या आसपास के कस्बे में आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से नाम से एक संस्था खुली होती है, जिसे हम कहते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण बैंक। यहां पर छोटे छोटे किसानों का खाता होता है, जो गांव के बहुत सी छोटे वर्ग, जो पैसे के मामले में बहुत छोटे वर्ग हैं, उनका खाता होता है। अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसी फंक्शंस ये कर रहे हैं, ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं जिनके तहत आप एक नॉर्मल परिवार से हैं तो भी आप अपना खाता यहां पर खोल सकते हैं, ठीक है, आरआरबीज में। मुझे याद है जहाँ तक मैं अपने कॉलेज में था, जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी, तो हम लोगों का जो छात्रवृत्ति का खाता था, जो स्कॉलरशिप का अकाउंट था, वो आरआरबीज में खुलवाया जाता था, ठीक है। तो आरआरबीज में बेसिकली हम लोगों को 700 रुपए के आसपास स्कॉलरशिप आती थी, और 700 रुपए हम निकालने के लिए आरआरबी जाते थे। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स की बेसिकली फंक्शनिंग इसीलिए की गई थी, क्योंकि इनको स्टैब्लिश करने का जो मेन पर्पज था, वो पर्पज ये था कि पुराने टाइम पे जब हमारा बैंकिंग सिस्टम पनप रहा था या यूं कहें डेवलप हो रहा था, तो उस टाइम पर हमारा जो फोकस था वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये कॉमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयूज लेकर के चले गए, और ये ज्यादातर शहरों की तरफ झुकाव हुआ इनका। तो हमने ये देखा कि आप बहुत सारी बार आप किताबें पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है, एक लाइन लिखी होती है कि अगर आपको भारत देखना है तो आपको गांवों की तरफ देखना होगा, ठीक है। लेकिन गांवों की तरफ आज भी उनका उतना प्रचार नहीं हो पाया था, या यूं कहें कि उनका जो डेवलपमेंट था बैंकिंग सिस्टम का, वो गांवों की तरफ उतना नहीं हो पाया, जिसके कारण गांव के लोग बैंकिंग सिस्टम में उतना बिलीव नहीं कर पा रहे थे। अब बैंकिंग सिस्टम में बिलीव ना होने के कारण इंदिरा गांधी की सरकार में 2 अक्टूबर 1975 को एक कमेटी गठित हुई थी, जिस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उस कमेटी का नाम था एन नरसिम्हन कमेटी। एन नरसिम्हन कमेटी की ये लीडरशिप थे, लीडरशिप इनके पास थी। एन नरसिम्हन जी ने बताया कि जो है, अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है, आपको गांवों में अगर बैंकों को ले जाना है, तो आपको आरआरबीज खोलने होंगे, यानी रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए फिर हमने छोटी छोटी बैंक्स खोलना स्टार्ट किया, और इन सारे बैंकों का हमने स्वामित्व किसे दे दिया? आपको एक बैंक का नाम याद होगा, नाबार्ड। किसका नाम? नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड बेसिकली इनका अपेक्स बैंक है। नाबार्ड कंट्रोल रखता है आरआरबीज के ऊपर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऊपर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेसिकली छोटी छोटी बचतों को, यानी कि गांव के लोग जो बहुत ही निम्न स्तर की आय पे जी रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बचतों को आकर्षित करने के लिए, या यूं कहें अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स को और बढ़ाने के लिए छोटे छोटे अकाउंट्स इनमें ओपन किए जाते थे, और उनके बाद इसमें छोटी आपकी जो भी धनराशि आप बचा पाते थे वो इसमें ला करके जमा करते थे, ठीक है। और इस पे अदर बैंक और अदर कॉमर्शियल बैंक से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे का जो आपका स्ट्रक्चर था वो यही था। आगे अगर हम बात करें कि कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या है, कि दो लोग को ऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा ऐसा ही है, बट इससे थोड़ा डिफरेंट है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इट इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस to deal with the ordinary banking business. Cooperative banks are found by the collective fund through the share accepting deposit and granting loans. इनको किस तरीके से फाउंडेड किया जाता है? ये फंड इकट्ठा करते हैं शेयर के जरिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के जरिए और ग्रांटिंग लोन के जरिए। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। याद रखना, ये अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। और ऑफ द स्टेट कंसर्न, यानी कि जिस भी स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक एस्टेब्लिश हो रहा होगा, वहां का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होगा, जो उस गवर्नमेंट का खुद का अपना कोई नियम कानून होगा, उसके तहत ये उसमें आएंगे। और द मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब मान लेते हैं कि जैसे उत्तराखंड, अगर हम बात करें उत्तराखंड की और यूपी की, इन दोनों ने आपस में कोई डील साइन की जिसके तहत ये कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करना चाहते हैं, जिसकी ब्रांचेस यूपी में भी होंगी और यूके में भी होंगी या उत्तराखंड में भी होंगी। तो इन दोनों के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जो नियम कानून होंगे उसके तहत या तो वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और ये कानून है 2002, ठीक है।
द कोऑपरेटिव बैंक आर गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बट याद रखना है कि इनको जो गवर्न करेगा, इनके कामकाज को जो देखेगा, या ये कौन से काम कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते हैं, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955, यानी कि इन दोनों इस्टेब्लिश आप इसके तहत कर सकते हो। आपको ध्यान से यहाँ ये बात समझनी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट आप इसके तहत कर सकते हो, बट अगर आपको ऑपरेट करना है तो इन दोनों एक्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा है बैंकिंग लॉस एक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़े तो हमको देखने को मिलता है पब्लिक बैंक। ठीक है, पब्लिक बैंक नाम से ही लगता है कि ये पब्लिक वर्ड हम बेसिकली क्या होता है फाइनेंस में, जब पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं तो पब्लिक वर्ड का मतलब होता है जनता, या पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि पब्लिक वर्ड के पीछे आपकी वही डेफिनेशन काम करती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, तो पब्लिक वर्ड का मतलब होता है जनता, और जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे हम सरकार कहते हैं। तो पब्लिक बैंक कौन से हैं, पीएसबीज कौन से हैं, आर द बैंक वेयर द मेजॉरिटी स्टेक, स्टेक का मतलब उसमें जो उसकी जो ऑनरशिप है उसका मेजॉरिटी स्टेक किसके पास, यानी मोर देन 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 50% इज हेल्ड बाय अ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको होल्ड किया जा रहा होगा, जिसमें स्टेक या हम कहें कि शेयर्स, अगर हम किसी शेयर्स के बारे में अगर बात डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि शेयर्स हैं, तो 51% यानी कि 50 से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। द शेयर्स ऑफ दिस बैंक आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अगर आप एसबीआई को देखोगे तो एसबीआई के आपको स्टॉक मिल जाएंगे। आपको अगर आप ऑनलाइन कोई स्टॉक ब्रोकिंग ऐप यूज करते हो तो उसमें जाकर के आप एसबीआई चेक करोगे तो एसबीआई मिल जाएगा आपको आईसीआईसीआई मिल जाएगा, और बहुत सारे बैंक्स मिल जाएंगे आपको, जो पब्लिक बैंक होने के साथ साथ एसबीआई की अगर हम बात करें तो पब्लिक बैंक होने के साथ साथ इनके जो शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। ठीक है, देयर आर टोटल 21 पीएसबीज इन इंडिया। ठीक है, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप। ठीक है, इस समय टोटल 21 पीएसबीज हैं, और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्रुप है 6 बैंकों का, वो भी इसमें से इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो पब्लिक में आपने देखा होगा पब्लिक बैंक में कौन कौन से 2 बैंक आते हैं। पब्लिक में एक आता है स्टेट बैंक एंड एसोसिएट बैंक्स, और दूसरा आता है नेशनलाइज्ड बैंक। तो स्टेट बैंक के बारे में हमने पिछली वाली ही वीडियो में आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ ली थी, फिर भी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज द लार्जेस्ट बैंक मर्ज विद 5 ऑफ इट्स एसोसिएट्स। जो कौन कौन से हैं, पहला है आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, एंड भारतीय महिला बैंक। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान लगे, हर के नाम में स्टेट बैंक है, बट ये अलग सब्सिडरी बैंक था, भारतीय महिला बैंक विद इटसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट एवर लार्जेस्ट स्केल कंसोलिडेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। पूरे इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में इससे बड़ा कंसोलिडेशन या यूं कहें सम्मिलीकरण नहीं हुआ था, ये सबसे बड़ा सम्मिलीकरण था। और इसके साथ ही साथ अब आप कभी भी देखोगे तो कहा जाता है कि इस, यहां देखिए आप हेडिंग देखेंगे तो आप लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट बैंक। 6 एसोसिएट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद, टोटल मिलाकर के इनको ग्रुप कहा जाता है, एसबीआई ग्रुप्स। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको मैं इतना ही समझाया है। आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर बैंक के बारे में, या यूं कहें बेसिकली कि मैं आगे वाली वीडियो में क्या डिस्कस करूंगा तो हम आपको चार्ट के जरिए दिखा देते हैं। हमने आपसे आरबीआई के बारे में डिस्कस कर लिया, कॉमर्शियल बैंक डिस्कस कर लिया, रीजनल बैंक डिस्कस कर लिया, कोऑपरेटिव बैंक डिस्कस कर लिया, पब्लिक बैंक डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब हम आपसे स्टेट बैंक डिस्कस कर चुके हैं। आगे वाली बैंक में हम आपसे नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइवेट के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्बन के बारे में। प्राइवेट में 2 बैंक के जो कैटेगरीज हैं वो इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक, और रूरल कोऑपरेटिव में हम स्टेट कोऑपरेटिव और सेंट्रल कोऑपरेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे हम इस वाली वीडियो में आपको इतना ही, और अगली वाली वीडियो में हम बाकी की टॉपिक को क्लियर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट वाली जो वीडियो होगी मैं आपको उसमें क्वेश्चंस दे दूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप तैयार कर सकें। ठीक है, घर पे बैठ के इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ें। एक चीज मैं और आप मेंशन करना चाहूंगा कि आप जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो देख करके ही आप ये मत सोचो कि इसका पीडीएफ लेक्चर मिल जा रहा है तो ये सबसे सही है। देखिए, ये पूरी वीडियो जो होती है समराइज वे में होती है। जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी तब तक समराइज वे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पेपर में समरी नहीं लिख के आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में समरी लिखना बहुत गलत होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे वर्ड्स मिल सके, आपकी वोकैबुलरी पावर अच्छी हो सके, आपके पास कंटेंट ज्यादा हो, उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक भी पढ़ें। ठीक है, बुक भी आप इसके साथ रीड करें, और आपको हेल्प की वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूं, ताकि आपको जब बुक आप रीड कर रहे हो, आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपको ये वीडियो देख करके थोड़ा आसानी हो जाए कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है, और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज
वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो मुझे ये पता चल जाता है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है, तो वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पेपर आने ही वाले हैं तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।